Hello students. Okay, so this time we are here for class 11th and the lecture number 5 for redox reaction. एंड इस लेक्चर में हमने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया हुआ था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे आपके पास इलेक्ट्रोड रिएक्शंस का एज वेल एज कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखें, क्या हमारे पास उसके 100 मेथड हो सकते हैं जिससे कि हम याद रखें और कितना हमको याद रखना है कितना नहीं रखना है। क्लियर? तो ये तो हमने आपको ब्रीफ दे दिया था, आज हम थोड़ा सा उसी को टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? तो टॉपिक हमारे पास है रेडॉक्स reaction and electrode processes तो ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल सी थी हमारे पास, शायद आपको याद हो हमने पढ़ा हुआ था कि जब कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन है तो शायद उसमें एक टर्म हमने आपको पढ़ाई थी रेडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, हमने ये तो पढ़ा था लियो मतलब लायन, जो आपके पास था लियो द लायन सेज गर या रोर्स गर, कि गुर्राता कैसा है गर की तरह। दैट मीन्स आपके पास जो लियो था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था हमारे पास रिडक्शन। क्लियर? तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया था वहाँ पर। तो अब हम क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं आपके पास कि हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है, क्लियर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो वर्क डन होता है कुछ ना कुछ। तो वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, कहने का मतलब एक फॉर्मूला हमको क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वेयर V इज द पोटेंशियल और W इज द वर्क डन, कि जो आपके पास उस चार्ज को मूव कराने में क्या हुआ, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वर्क डन हुआ है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पर यूनिट चार्ज, क्यू क्या है चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका रेशियो होगा वो हमको प्रोवाइड करा देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रोड प्रोसेस में, देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर reactions which take place at electrodes are called electrode process। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस विच टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। इसका एक सिंपल सा लॉजिक हम समझें आपके पास। तो जैसे हमारे पास हमने समथिंग आपके पास सपोज करिए ये दो हमने ऑलमोस्ट आपका बीकर ले लिए उसमें आपके पास एक सेटअप कर दिया हमने आपके पास इलेक्ट्रोड्स का। तो सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है। तो शायद आपको याद हो हमने इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 पे, सारी चीज़ें प्रॉपर पढ़ाई हुई है। वो हम बेस इसीलिए आपका क्रिएट करते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोड है, सपोज करिए हम इसको लेट कर लें आपके पास कि ये एनोड है हमारे पास, और ये वाला जो हमारे पास है इसको हम लेट कर लें आपके पास ये कैथोड है। तो इसमें जो पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, क्या पॉइंट याद रखने हैं? पहला कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वो हमेशा कहाँ से होगा हमारे पास? एनोड से होगा। किसकी तरफ होगा हमारे पास? कैथोड की तरफ होगा। अब जब एनोड से होगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो एनोड से कैथोड हो रहा है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि एनोड पे क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है कि इसमें सपोज करिए कोई सॉल्यूशन हमारे पास रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन तभी आपके पास ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करते हैं जब हम इसको एक सॉल्ट ब्रिज, हमने आपको बताया था, जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस्टेब्लिश करता है, कि मतलब यही आपका है ऑलमोस्ट एक वायर कह सकते हैं हम इसको आपके पास, या हमने बताया था अगर अगर पेस्ट है ना। तो ये क्या करता है आपके पास कि दो सॉल्यूशंस में डिप है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है सॉल्यूशन की और इसमें ट्रांसफ़र करता है। बात समझ में आ रही है? तो मेनली आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करता है? मेंटेन करता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पर जा रहा है, तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे आपका रिडक्शन हो रहा है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई थी कि यदि सेल आपके पास गैल्वेनिक है, क्लियर, अब बोला जाए कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, तो गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि गैल्वेनिक सेल आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल
केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये वर्क होता है हमारे पास किसका, गैल्वानिक सेल का। और जब कभी गैल्वानिक सेल होता है तो याद रखिएगा हमारे पास गैल्वानिक सेल में जो एनोड होता है हमारे पास वो नेगेटिव होता है और जो कैथोड होता है हमारे पास वो आपका पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा होता है हमारे, इसी को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, क्या, वोल्टिक। क्लियर। अब इसी के बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं आपके पास, केमिकल एनर्जी में। और यदि इसमें बोला जाए हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर आपके पास जो एनोड होता है वो हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव और जो कैथोड होता है हमारे पास वो हो जाता है हमारे पास नेगेटिव। क्लियर। तो हमको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है आपके पास, गैल्वानिक सेल। क्लियर है हमारे पास। ओके तो अब लॉजिक समझिए कि जरा इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, कि हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास ट्रांसफर होगा, इस पर ट्रांसफर होगा हमारे पास। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन हाफ रिएक्शन इस पे अगर कर रही है, हाफ रिएक्शन इस पे अगर कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्योंकि इसके बाद हमको बैलेंसिंग भी पढ़नी है आयन एक्सचेंज मेथड से, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड से। तो क्या कंडीशन है यहाँ पर कि हाफ रिएक्शन इस पे हो रही है, हाफ रिएक्शन इस पे हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हाफ सेल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि यदि हम बोलें आपके पास कि एनोड है, तो आपके पास जो एनोड होता है क्या बोलते हैं उसको हम, एनोडिक हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमारे पास भाई सीधा सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो या तो आप बोल दो कि भाई एनोडिक हाफ सेल है और या फिर बोल दो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसी को बोलते हैं क्या, कैथोडिक, कैथोडिक हाफ सेल। और ये पूरा 12th में कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। या फिर रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है। हम डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करा दें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसका कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए एक्चुअली उसकी ज़रूरत क्या है। तो मतलब ये चीज़ समझ में आ गई आपको, क्या समझ में आ गया, पहली चीज़ तो हमारे पास ये समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो हमेशा किससे होगा, एनोड से होगा। किस पे होगा हमारे पास, कैथोड पे होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनोड से होगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, उस पर आपका रिडक्शन होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पर इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल और इसको क्या बोलते हैं आपके पास, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पर इसको बोल देते हैं कैथोडिक हाफ सेल या फिर हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि यदि आपके पास गैल्वानिक सेल है तो गैल्वानिक सेल का मतलब केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यदि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ये हो गया हमारे पास कि वो क्या करेगा, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्लियर। यदि आपके पास गैल्वानिक हाफ सेल है तो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा, और यदि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। ये कौन सा है आपके पास, गैल्वानिक सेल। क्लियर है। बात समझ में आ गई। तो इतना कॉन्सेप्ट हमने आपके पास पढ़ लिया। अब होगा क्या, इसमें ध्यान से समझना जरा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा हमारे पास तो हमने क्या बोला आपके पास कि वर्क डन होगा, क्योंकि हमको ये पढ़ाया गया है फिजिक्स में कि जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो वर्क डन होता है ना। और जिस चार्ज को लेकर के वो मूव करता है, कहने का मतलब हमको तो नहीं पता इधर से इतना किधर कितना चार्ज गया, तो हम लेट कर लेते हैं क्यू चार्ज गया। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का मतलब पोटेंशियल या EMF, डैट मीन्स उसको हम V से बोल सकते हैं। तो V क्या हो जाएगा, W/Q। यहाँ पर E भी आ जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E EMF है ना। बात समझ में आ रही, दोनों चीज़ें आपको हम क्लियर कर रहे हैं। वोल्टेज है डैट इज पोटेंशियल, E का मतलब भी पोटेंशियल। कैसे फाइंड आउट होगा, W/Q से, मतलब चार्ज को मूव होने में जितना वर्क डन हुआ अपॉन चार्ज वही आपको प्रोवाइड कर देगा पोटेंशियल। तो प्रॉब्लम ये हो गई हमारे पास कि यदि आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल डिपेंड किस चीज़ पर करता है, तो ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है हमारे पास। कौन कौन सी, पहली हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा हमारे पास प्रेशर। ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। कौन, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों आई, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म क्यों यूज हुई, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से काम नहीं चल रहा था। अच्छा, स्टैंडर्ड में मतलब समझना, ये है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
और यदि इसी में हमने नॉट लगा दिया तो मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, ई नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये मतलब क्या है, स्टैंडर्ड से मतलब एक चीज़ तो फिक्स होती है कि हाँ भाई ये फिक्स हो गया, इतनी वैल्यू फिक्स हो गई, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये तो आपका फिक्स हो गया। मतलब आपके पास कंडीशन ये हो गई कि क्या हुआ कि जब ऐसा कॉन्सेप्ट निकला हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से पोटेंशियल जनरेट होगा। तो क्या किया, किसी ने कुछ चार्ज आपके ट्रांसफ़र हुए उसके भी यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दी, किसी ने ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ उस पर निकाल दी वैल्यू, किसी ने किसी टेम्परेचर पे निकाली, किसी ने आपके पास किसी प्रेशर पे निकाल दी। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अलग अलग आ रही थी। बात समझ में आ रही, अलग अलग क्यों आ रही थी, क्योंकि सब अपना अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर रहे थे, कोई एक फिक्स वैल्यू यूज कर ही नहीं रहा था। और जब आपके पास जैसे सपोज करो हम बात करें जिंक की, अब जिंक में क्या होता है कि जैसे आपका लिखा हुआ है ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn, तो लास्ट क्लास में हमने बताया था माइनस का 0.76 होता है। अब आपसे बोला जाए क्या है सर ये माइनस से ऊपर ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं हो सकता क्या, नहीं फिक्स है ये वैल्यू। क्यों फिक्स है, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन किए, ये तो कंडीशन हो गई। यहाँ पर देखो ना आप कंडीशन कुछ ऐसी, या फिर यहाँ से आप देख लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज करने के बाद Zn2 प्लस फॉर्म कर दिया। तो मतलब इसमें कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ ऐसा लगा कि ये वैल्यू फिक्स है। और ये फिक्स क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो बात आती है स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए ये पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया। स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए आया क्योंकि सब आपका अलग अलग टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे फाइंड आउट कर रहे थे कि भैया हमारे पास इसके लिए जिंक के लिए पोटेंशियल ये होगा, कोई बोला जिंक के लिए पोटेंशियल ये होगा। तो क्या किया गया हमारे पास, उन सबको हटा करके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखा गया कि भाई इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे और इस हमारे पास कंसंट्रेशन पे हम फाइंड आउट करेंगे, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी वही हमारे पास फिक्स होगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी, सबको वो माननी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो क्या किया गया हमारे पास, आप देखिएगा ज़रा उसको, यहाँ पर सिंपल सा इसमें जो टेम्परेचर दिया गया आपके पास, लेट किया गया, टेम्परेचर लेट किया गया हमारे पास 298 केल्विन, ये स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए बता रहे हैं। कंसंट्रेशन जो लेट करी गई 1 मोल पर लीटर, क्लियर। और जो प्रेशर लेट किया गया वो लेट किया गया 1 atm, पहले 1 atm लेट किया गया था, अब जो हमारे पास है उसको 1 बार बोल दिया गया, क्लियर। बात समझ में आ रही है। तो ये कंडीशन हमारे पास थी। तो अब लॉजिक समझ में आया आपको कि मतलब ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है ना पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो आपका 298 केल्विन 1 मोल पर लीटर जो आपका कंसंट्रेशन होती है आयंस की, कि मतलब हाँ इतना इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर के ट्रांसफर हो गया, कितना 1 मोल पर लीटर। आपको पता होगा, पहला चैप्टर आपने पढ़ा है कंसंट्रेशन, उसमें अच्छे से पढ़ाई गई आपको। और आफ्टर दैट टेम्परेचर तो आपको पता है, प्रेशर तो पता ही 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 12वीं यूनिट होती है प्रेशर की, क्लियर। बात समझ में आए। तो इस पे जो वैल्यू निकल करके आई उनको बोला गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब देखिएगा जरा, यदि हमारे पास ये रिएक्शन हो गई और हमसे किसी ने बोल दिया कि भैया आप ई सेल निकाल के दिखाओ, ई नॉट सेल, अब हम कैसे निकालेंगे। तो ई नॉट सेल क्या होता है कि ओवरऑल रिएक्शन जो हुई हमारे पास सेल में, मतलब ये पूरा गैल्वानिक सेल है, इस पूरे गैल्वानिक सेल पे जो रिएक्शन हुई, लॉजिक समझ में आ रहा है, जो रिएक्शन हमारे पास इस पूरे गैल्वानिक सेल में हुई, तो वो जो आपके पास वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन, वो हमको निकालना होता है। तो यदि आपसे बोला जाए कि वर्क डन किस केस में ज़्यादा हुआ, तो भाई यहाँ पे तो आपका वर्क डन कुछ था ही नहीं, क्योंकि अभी आपका इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता 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 यहाँ पर गया, मतलब पूरा जो वर्क डन है वो यहाँ ना स्टोर हो रहा है, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ पर होगा, यहाँ पर। भाषण में आ रही है, पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर आपके पास कम होगा। इसलिए यदि हमको ई नॉट सेल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और पूरा कॉन्सेप्ट ये आपका 12th में मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको, यदि अभी आप समझ लोगे तो आपको वहाँ जा करके बहुत आसानी होगी, क्लियर। आपका ये है 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में, डाउट मत रहिएगा कि सर ये है नहीं, आपने कहाँ से बता दिया। बात में ये पूरा टॉपिक एनसीईआरटी में है, यूजुअल गिवन है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। तो अभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नहीं आए, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में वो है क्या। तो क्या है वो, जब इलेक्ट्रॉन आपका किसी सेल में ट्रांसफ़र होते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, तो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज। तो इस टेम्परेचर पे, इस कंसंट्रेशन पे और इस प्रेशर पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसी को बोला गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब हम आपको ये बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में उसकी हमको रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, क्या ज़रूरत थी हमको उसकी। ओके
सो हुआ कुछ ऐसा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास हमने अभी अभी आपको बताया कि जैसे सपोज करो हम एक छोटी सी रिएक्शन ले लिया, हमने ले लिया Cu प्लस HCl। अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई ये रिएक्शन नहीं होगी। यदि कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, उससे पूछा जाए क्यों नहीं होगी, तो बता देगा, बोले सर बहुत ईजी है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन आपका ज़्यादा ऑलमोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, कॉपर उससे नीचे आता है, तो ये लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सर, इसलिए नहीं होगी। बोल दोगे सर बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, हम ये पढ़ाने जा रहे हैं कि जो कॉपर होता है हमारे पास, उसका जो Cu2+/Cu इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस का 0.34 और इसका होता है 0.0 वोल्ट। तो मतलब ध्यान समझिएगा, ये आपके पास क्या है, लो रिएक्टिव, और ये क्या है, हाई रिएक्टिव। तो हमेशा याद रखिएगा होता क्या है, हमेशा ये होता है कि जो लो आपके पास होता है, लो रिड्यूसेस हाई। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि हमेशा लो रिड्यूसेस करेगा किसको, हाई को। और ये लो क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, कि लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। लेकिन कभी हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले की वैल्यू लो को रिड्यूस नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में 0.34 है, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास 0.0 वोल्ट है, तो ये हमारे पास ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा वाला कम को नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि हमारे पास हाइड्रोजन इधर होता और ये CuCl2 होता, तो हाइड्रोजन कॉपर को जाकर के क्या कर देता, डिस्प्लेस कर देता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है और उसमें ज़्यादा है कॉपर में, तो इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब आप बोलो सर क्या ये हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं, क्वेश्चन में दी गई होती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए हम आपको याद करा देंगे, वो हमारी गारंटी है। बात समझ में आ रही है आपके पास। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। लॉजिक ओवरऑल हमारे पास ये था कि हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ताकि हम एग्जैक्टली बता सकें कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से भी तो बता सकते थे, तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नॉन मेटल्स भी आएंगी, उसमें आयंस भी आएंगे, तो सारा रहेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो इसलिए आप डाउट मत रहिएगा, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ताकि हम पूरी रिएक्शंस जो अगर हो रही हैं, पूरी रिएक्शंस हम सबके बारे में कमेंट कर सकें, ना कि ओनली मेटल के बारे में। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो हर एक बुक में अलग अलग ऑलमोस्ट कुछ अलग एलिमेंट्स आके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐड हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने कुछ सिलेक्टेड ऑलमोस्ट एलिमेंट्स के लिए न्यूमेरिक्स याद तैयार किया, मोस्टली उसमें सारे कवर करने की कोशिश करी हमने। तो पहले तो हम याद करने वाले आपको लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद हम आपको दिखा देंगे जो आपके पास एक्चुअल में टेबल में होते हैं, क्लियर। बात समझ में आ रही है। तो हमने एक निमोनिक्स उसका प्रिपेयर किया हुआ है, वो निमोनिक्स आपके सामने हम शेयर करते हैं। ओके, तो अभी ये चीज़ समझ में आ गई हमारे पास, क्लियर है कि हमें इसकी नीड क्या पड़ी और एक्चुअल में ये है क्या, क्लियर है। दो चीज़ें समझ में आ गई, ये है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमको इसकी नीड क्यों पड़ रही है। अब हम आ जाते हैं आपके पास कि क्या उसका सीक्वेंस रहता है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, क्लियर। तो ऑलमोस्ट इसको लिखते जाते हैं हम आपके पास लाइक। अब लाइक में आपके पास Li को लिया जाता है, Li से हो जाता है लिथियम, ओके। तो इस पे हम आपके पास सर्किल कर देते हैं, लाइक कैटरीना। बोले सर कैटरीना, खैर फोकस ऑन द मीनिंग, दैट इज, ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास पोटेशियम, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लाइक कैटरीना कैन। तो कैन में सी से हमारे पास, सॉरी Ca से हमारे पास हो जाएगा, Ca से कैल्शियम, और जो आपका Na है, Na से हो जाएगा आपके पास सोडियम। तो क्या हो गया हमारे पास, लाइक कैटरीना कैन मेमोराइज। तो मेमोराइज में आपके पास M से हो जाएगा आपके पास मैग्नीशियम, क्लियर। तो कैन मेमोराइज में आपका RIZD। तो क्या हो गया हमारे पास, लाइक कैटरीना कैन मेमोराइज ऑल। तो ऑल में आपके पास Al से क्या हो जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम। फिर हो जाएगा आपके पास हार्ड। तो हार्ड में H से हो जाएगा आपके पास वाटर, हार्ड जूलॉजी ZOOLOGY। तो जूलॉजी में Z से हो जाएगा आपके पास जिंक। फिर आपके पास क्रूवेल,
CRUEL, क्रूवेल में आपके पास हो जाएगा Cr, तो ये हो जाएगा आपके पास क्रोमियम। फिर उसके बाद हो जाएगा आपके पास फैक्ट्स, FACTS, F से हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर याद रखना आपको कि इसमें जो फैक्ट्स में आपके पास आएगा, तो फैक्ट्स में आपके पास क्या आएगा हमारे पास Fe2+। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इन यहाँ पे हो गया ऑल, ओके, क्रूवेल फैक्ट्स, ऑल हार्ड जूलॉजी क्रूवेल फैक्ट्स, ओके, यहाँ तक आपका फुल स्टॉप कर दो। फिर उसके बाद आ जाएगा नो स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स, नो में आप लिख दो यहाँ पर निकेल, NICKEL, और स्टूडेंट्स में आप लिख दो यहाँ पर 10, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये S और ये N, तो SN से हो जाएगा आपके पास 10, और 10 का लैटिन नेम तो आपको पता ही है, स्टेनम, है ना। तो क्या लिखा हमने आपके पास, देखिए ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको ऑलमोस्ट लर्न करना या इसका निमोनिक्स बनाना काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इस पे आपके पास पहला हो गया लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर वाटर, फिर आपका जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आपका Fe2+, फिर निकेल, फिर आपके पास 10। क्लियर। तो यहाँ से कहाँ तक हो गया आपके पास, नो स्टूडेंट्स, मिरर। क्लियर। तो मिरर में हमारे पास ये आपका क्या हो गया, लेड। मिरर आपको पता है ना, ये होता है आपके पास लेड, PB, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया आपके पास लेड। हैज, तो हैज में आपके पास हो गया H, H में हमने क्या लिख दिया आपके पास, हाइड्रोजन। हैज कंप्लीट इन्फो, तो यहाँ से हो गया हमारे पास COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट में आपके पास C से हो गया हमारे पास क्या, कॉपर, कॉपर। फिर उसके बाद हमारे पास इन्फो, INFO, तो इन्फो में I से हो गया हमारे पास आयोडीन। तो क्या हो गया हमारे पास, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, मिरर हैज कंप्लीट इन्फो इन सिल्वर, मरकरी। तो यहाँ से आपके पास इन, ये हो गया हमारे पास Fe3+। याद रखिएगा हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है Fe3+, और ये हमारे पास सिल्वर हो जाएगा आपके पास, ये तो पता ही आपको Ag, और मरकरी में आपके पास क्या हो जाएगा Hg, है ना। तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, इन ऑलमोस्ट सिल्वर, मरकरी, बिकॉज में Br ले लिया हमने, तो यहाँ से हो गया ब्रोमीन। ऑफ में O से हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन हो गया, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री में आपके पास हो जाएगा क्लोरीन, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। और फिर यहाँ से आप लिख सकते हो उसके ऑलमोस्ट क्लोरीन कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, फ्लोज, ओवरफ्लो, कॉन्सेप्ट फ्लो लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्यों फ्लोज। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, CO से कोबाल्ट, और फ्लोज में आपके पास हो जाएगा फ्लोरीन। तो कोशिश तो यही करी गई कि सारे एलिमेंट्स आ जाएं। क्लियर। एक बार उसको मैचअप कर लेते हैं। हमारे पास देखिएगा क्या लिखा हुआ हमारे पास, लाइक कैटरीना कैन मेमोराइज, ओके, लाइक लिथियम, आफ्टर दैट आपका पोटेशियम के बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, ऑल हार्ड, ऑल क्लियर है हमारे पास, एल्यूमिनियम, हार्ड H2O, जूलॉजी, जिंक, आफ्टर दैट क्रूवेल, क्रोमियम, फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में आपके पास ऑलमोस्ट कहाँ गया, यस Fe2+। फिर उसके बाद है नो स्टूडेंट्स, नो NI, और फिर स्टूडेंट्स में SN आपका PB हो गया, नो स्टूडेंट्स, ओके। मिरर का मतलब लेड हो गया, हैज कंप्लीट इन्फो। अब कंप्लीट में आपके पास कॉपर हो गया, इन्फो आपके पास क्लियर है। इन सिल्वर मरकरी, बिकॉज में आपके पास इन्फो इन सिल्वर मरकरी, बिकॉज ऑफ, तो Br हो गया ब्रोमीन, ऑफ ऑक्सीजन, केमिस्ट्री, ओके, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट फ्लोज, केमिस्ट्री, यहाँ पर आप लिख सकते हो गुड कॉन्सेप्ट फ्लोज, केमिस्ट्री, और इस पे थोड़ा सा ऐड कर लो आप,
केमिस्ट्री गुड कॉन्सेप्ट फ्लोज। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा गोल्ड, मतलब AU, तो ये हो जाएगा आपके पास गोल्ड, सिंबल लिख सकते हैं इसका AU। CO से तो आपको पता था कोबाल्ट, और F से आपको पता है फ्लोरीन। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको ऑलमोस्ट एक सिंपल वे बनाने में काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हुआ, तो ये चीज़ थी आपके पास। क्लियर, अब आप सोचो कि इसको हमें याद करने की ज़रूरत है, तो हाँ कंपटीशन में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होती है, बट इसकी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन में दी गई होती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो जो वैल्यू कम होगी हमेशा वो लो हायर वाले को क्या कर देगी, रिड्यूस करेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। कम वैल्यू हमेशा हायर वाले को रिड्यूस करेगी। आप इसमें देख रहे हो सबसे पहले कौन आ रहा है, लिथियम, और सबसे बाद में कौन सा आ रहा है आपके पास, फ्लोरीन। तो यहाँ पर यदि हम आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें, तो ये जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस का 2.87 वोल्ट, और जो हमारे पास यहाँ पर लिथियम होता है उसके लिए होती है माइनस का 3.05 वोल्ट, और जो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लिए होती है हमारे पास 0.0 वोल्ट प्लस माइनस। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, मतलब ये एक आपका मिड का है, इसके नीचे और इसके ऊपर। तो फिर से हम एक बार आपके पास देख लें, लाइक कैटरीना कैन मेमोराइज, कैटरीना मेमोराइज कर सकती है ऑल हार्ड जूलॉजी क्रूवेल फैक्ट्स। क्रूवेल का मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं आपके पास, जो एक बार याद करो भूल जाते हैं, क्रूवेल फैक्ट्स। नो स्टूडेंट्स मिरर, क्लियर, स्टूडेंट्स मिरर की मतलब जो स्टूडेंट, मिरर का मतलब समझ रहे हो, आत्मा स्टूडेंट की, खैर, तो मिरर का मतलब लेड, हैज़ कंप्लीट इन्फो इन सिल्वर मरकरी बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री गुड कॉन्सेप्ट फ्लोज। उसके बारे में उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं वो फ्लोज हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो दिस वाज द परफेक्ट नेमोनिक्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आई होप आपको अच्छा लगे इसमें। क्लियर, अब आप देख सकते होंगे टेबल सामने आपके पास आ रही है, उस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआत में लिथियम और सबसे लास्ट में फ्लोरीन है। एज वेल एज आप देखिएगा ऊपर से नेगेटिव वैल्यू आपके पास ज़्यादा होती चली आ रही है, मतलब माइनस का 3.05 है, उसके बाद आप देखो जरा ये वैल्यू इंक्रीज होती चली आ रही है, माइनस में वैल्यू कम होती चली आ रही है, और माइनस की वैल्यू कम हो रही है मतलब बढ़ती चली आ रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फ्लोरीन पे, और सबसे कम कहाँ पर है, लिथियम पे। तो जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, हमने तो ये तो बताया, तो वो आपके पास क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लिथियम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देख सकते हो कि साइड में एरो भी बना हुआ है हमारे पास। अब उस एरो में आप देखो जरा, उस तरफ वाला आप एरो देखो, तो आप देखो जरा एरो नीचे बना हुआ, उसमें लिखा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो क्या क्या इंक्रीज कर रहा है, एक तो ऑक्सीडेशन जो आपका टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर रही है। क्लियर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन क्या कर रहा है हमारे पास, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कब होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो सब्सटेंस है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी उनकी बढ़ रही है। और सबसे लास्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जैसे जैसे नीचे आते आ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखो जरा इस तरफ वाले एरो में, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारे पास, जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है रिडक्शन की वो बढ़ती जा रही है। क्लियर, फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेम कंडीशन कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखो लिथियम में जब जाओगे आप तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कौन करेगा, लिथियम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का। बात समझ में आ रही है हमारे पास, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा हमारे पास, लिथियम। तो दैट इज रीजन हमारे पास कि जैसे जैसे ऊपर तक आते जाओगे जो इलेक्ट्रॉन लूज कराने की टेंडेंसी है बढ़ती जाएगी, और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की, जो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ आयंस भी होंगे। मोस्टली हमने ये सारे एलिमेंट्स आपके पास कवर करने की कोशिश करी है, कुछ इसमें लीव हो गए होंगे, और ऐसा होगा ही होगा, परफेक्ट आपको नहीं मिलेंगी मोस्टली। बात समझ में आ रही है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हमने किया। आई होप यू जस्ट लाइक इट। ओके, सो अब इसके कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, जहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इसको हम ऐसे करते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ओके, सिंपल सा लॉजिक हमारे पास लिखा हुआ है, कैन मेटल्स AU CU and AG can metals displace
हाइड्रोजन। क्लियर। और क्वेश्चन में नीचे दिया गया हमारे पास, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया गया होगा, फैक्ट है, तो इसके लिए आपको डाउट नहीं रखना है कि भाई हमारे पास ये कैसे वैल्यू हमको याद रखनी है, केवल सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, वो भी आपको इतना मैटर नहीं करेगा। हालांकि वैल्यू देख करके आपको यदि आइडिया है तो आप तुरंत बता सकते हो, यदि वैल्यू का आइडिया नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है। और यहाँ पर आपके पास E0 AU3+/AU का दिया गया 1.42 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई। अब बोला गया हमारे पास क्या आपका ये मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं कि नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो सर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हाइड्रोजन का तो हमारे पास होता है 0.00 इतना वोल्ट होता है हमारे पास। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन का तो हमारे पास क्या होता है 0.00 वोल्ट। क्लियर है हमारे पास, और यहाँ पर तो सबका उससे ज़्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ कि ये तो आपका इन सब को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि लो रिड्यूस करेगा हाई को, ना कि हाई रिड्यूस करेगा लो को। तो ये हाइड्रोजन इन तीनों को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से ज़्यादा है, बट ये कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कांट डिस्प्लेस। क्लियर। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट। आपको कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है हमारे पास, सिंपल सा आपके पास कि Al3+ से Al पे जाना है, और दूसरा हमारे पास है Fe2+ से Fe पे जाना है, सीधा सा लॉजिक। तो अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब साफ है आपके पास कि मेटल का पोर्शन चाहिए। तो इस क्वेश्चन में करते क्या है कि एल्यूमिनियम, देखो जरा क्या है, क्या था हमारे पास, सीधा सा लॉजिक, लाइक कैटरीना है ना, तो लाइक में लिथियम, कैटरीना में K से पोटेशियम, कैन में Ca से कैल्शियम और N से सोडियम। क्लियर। तो लाइक कैटरीना कैन मेक मेमोराइज, तो मेमोराइज में क्या था हमारे पास, यस मैग्नीशियम है ना। ऑल का मतलब एल्यूमिनियम। तो अब देखो एल्यूमिनियम से ऊपर जितने भी हैं उन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम होगी। अब यूज समझ में आया आपको लर्निंग का, जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी लर्निंग का मतलब समझ में आया कि यहाँ वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पूछ रहा है कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको वो पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, तब जा करके आप आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा हाँ ये इस नंबर पे आ रहा, मतलब इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे यूज किए जा सकते हैं इसको रिड्यूस करने में, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कम है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, Li आ जाएगा, सीधा सा लॉजिक K आ जाएगा, फिर Ca आ जाएगा, फिर Na आ जाएगा, फिर Mg आ जाएगा। ये हम आपके पास इसमें यूज कर सकते हैं। यदि बात कहा जाए इसकी Fe2+ एंड 2Fe में, तो देखो ऑल, फिर उसके बाद क्या था हार्ड, फिर क्या था उसके बाद हमारे पास, यस ऑल हार्ड क्रूवेल फार्मूला, क्रूवेल फैक्ट्स, ऑल हार्ड जूलॉजी क्रूवेल फैक्ट्स। तो मतलब यहाँ पर हम आपके पास ये तो मेटल रहेंगी प्लस हम उसमें आपका जिंक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी में क्या रहा है जिंक, और फैक्ट्स में क्या था, फैक्ट्स में Fe2+ था। बात समझ में आ रही है। तो ये मेटल्स हो गई प्लस रिडन हो गया, और जो बीच वाली थी वो भी हो गए हमारे पास। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट ले लें यदि हम, तो हम Fe2+ से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, Fe में। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। क्लियर है कंडीशन कि मतलब सीक्वेंस हमको इसलिए याद रखना है ताकि हमें ये पता चल सके कि उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर जितना भी होगा सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो ईजिली हमारे पास वो हाई वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। लॉजिक समझ में आ गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन छोटा सा, तीसरा, कैन वी स्टेयर अ सॉल्यूशन ऑफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट यूजिंग निकेल स्पैचुला। बोले सर स्पैचुला क्या होता है, स्पैचुला चम्मच होता है भैया। और यहाँ से वैल्यू दी गई हमारे पास E0 Cu2+/Cu, ये तो याद हो गई होगी अभी तक, 0.34 वोल्ट, और निकेल की आपके पास होती है Ni2+/Ni 0.25 वोल्ट। क्लियर। तो मतलब ये सॉल्यूशन है हमारे पास। अभी सॉल्यूशन किसका है हमारे पास, CuSO4 का, ये आपके पास रखा हुआ है। अब इसको स्टीयर का मतलब समझ रहे, मूवमेंट कराना है। तो जैसे मार्कर है, अब ये मार्कर निकेल का है, स्पैचुला का मतलब क्या होता है कि स्पून होता है जो आपका केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज किया जाता है सॉल्ट्स को निकालने के लिए। तो इससे हमें आपके पास इसको स्टीयर करना है। तो क्योंकि वो जो आपके पास है वो निकेल का है, और निकेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपका इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से क्या है,
कम है। इसका मतलब ये हो गया कि जो निकिल है जैसे ही आप इसको कंबाइन कराओगे CuSO4 में तो यहाँ से ये फॉर्म कर देगा आपके पास NiSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम थी इसलिए ये आपका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर देगा। कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा निकिल आपका इसी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आपने चम्मच डाला उसमें स्पैचुला डाला वैसे ही आपने स्टीयर किया वैसे ही वो उसमें डिजॉल्व हो गया। मतलब हम इसको डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जाकर के इसमें स्टीयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जाकर के इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है और जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नो, वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते भैया। बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब इसी में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं। यदि सपोज करो हम ZnSO4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम आपके पास ZnSO4। तो यदि हम ZnSO4 ले लेते तो ZnSO4 की वैल्यू जो हमारे पास होती है E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn वो होती है माइनस का 0.76 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। मतलब कॉपर सल्फेट की जगह हम Zn जिंक सल्फेट ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 0.76 वोल्ट इससे कम है, ये तो कंडीशन। तो मतलब ये वाला कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोड हो गया निकिल वाला और ये वाला आपका लो रिएक्टिव हो गया, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो दैट इज द रीजन कि यदि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता तो हम उसको आसानी से स्टीयर कर सकते थे। कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारे पास। तो ऐसे वर्कआउट होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको लगा होगा, निमोनिक्स आपको समझ में आ गया होगा। सुबह शाम रटिएगा, जरूर याद हो जाएगा। कोशिश यही करी गई थी जितना उसको सिंपलेस्ट बना सकें। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास बैलेंसिंग के बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसका एक अलग लेक्चर होगा और उसके बाद आगे लेक्चर आएगा आयन एक्सचेंज मेथड, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, सो इस पूरे लेक्चर के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। पूरे नोट्स चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन के तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से RC क्लासेज का। टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।